नमस्ते। आज हम स्वॉलोइंग थेरेपी के बारे में बात करेंगे। स्वॉलोइंग थेरेपी उन लोगों के लिए होती है जिनको जो कंप्लेन करते हैं कि उनको खाना गटकने में या पानी पीते हैं तो उसे गटकने में दिक्कत होती है, बहुत तेज़ खांसी आती है या घबराहट सी महसूस होती है। उन सभी कंप्लेंट्स के को चेक करने के लिए होती है। स्वॉलोइंग थेरेपी पहले हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अब जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना मुंह से शुरू करते हैं और फिर पेट तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि कंप्लीट खाना खाया। राइट, यूजुअली तो खाना जब सामने आता है या उसकी खुशबू आती है तभी से हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि खाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो यूजुअली प्रिपरेशन तो वहीं से शुरू हो जाती है, पर अभी हम रिस्ट्रिक्टेड मुंह से पेट तक की ही बात करेंगे। तो जब इन किसी भी खाना चबाने में, खाना गटकने में या खाना जब तक वो पेट में सही तरह से नहीं उतर जाता, अगर इसी किसी भी हिस्से में अगर दिक्कत है तो स्वॉलोइंग थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। स्वॉलोइंग थेरेपी में हम क्या करते हैं, पहले तो चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। उसके फेज, ओरल फेज में हो रहा है या गले गर्दन के, जब खाना मुंह से पेट के बीच में जो हमारी जो नली है, खाने की नली है और जो श्वास की नली है, तो वो जो सारा एरिया है उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, या जब तक कि वो नीचे नहीं होते, या फिर पेट में जा रहा है खाना ऊपर वापस ऊपर आ रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ें चेक की जाती है। अब जब हम चेक करते हैं तो पहले हम फिज़िकल चेक करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत है, पास्ट प्रेजेंट की हिस्ट्री लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब प्रॉब्लम हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम हो रही है। ओके, फिर असेसमेंट होते हैं, उस असेसमेंट के सारे टेस्ट होते हैं वो हम करते हैं। और एक होता है इमेजिन टेस्ट, यानी जहाँ पे हम मशीन के हेल्प के थ्रू उनका असेसमेंट करते हैं कि उनको कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, ताकि क्योंकि अंदर के जो भी हमारे मसल्स हैं या बोन्स हैं या जो भी खाने का जिस तरह से जा रहा है, कहीं खाना लंग्स में तो नहीं जा रहा है, लंग विंड पाइप में तो नहीं जा रहा है, उसको चेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मशीन के हेल्प लेके उसको चेक करें। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो कैसा होता है कि हम खाना मुंह में रखते हैं, खाना मुंह में हम चबाते हैं, उसका एक बोलस बनता है, कॉर्ड बनता है। फिर उसको हम पीछे, हमारी जो जीभ होती है उसको हमारी गले में उतारती है। गले में दो नलियाँ होती हैं, एक खाने की नली होती है और एक सांस लेने की नली होती है। अगर खाना सांस की नली के अंदर चला जाता है, यूँ तो कुदरत ने बहुत सारे प्रोटेक्शन बनाए हैं, एकदम से खाना फेफड़ों में नहीं जाता है, बहुत सारा प्रोटेक्शन है। पर अगर बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से अगर ये लेयर्स वीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं कभी खाना स्लिप हो जाता है, और फिर या तो इमिजिएटली स्लिप हो जाता है तो खांसी आती है। ये भी एक गॉड का गिफ्ट है कि खांसी आ जाती है और खाना बाहर की तरफ चला आता है। तो वो एक सेफ्टी, खांसी जब आती है तो एक सेफ्टी है कि हाँ भाई खाना बाहर आ गया। अगर समझो खांसी नहीं आती है, खाना अंदर स्लिप हो जाता है, तो लंग्स के इन्फेक्शन का चांसेस हाई हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें चेक करवाना है, स्पेशली स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट या स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट के पास जाके आप चेक करिए कि है ना कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पेशेंट है और आपके केयर गिवर है तो आपके केयर गिवर को स्पेशली मैं कहूँगी कि आप ध्यान दीजिए कि आप जब खाना खिला रहे हैं, जब पेशेंट खाना खा रहा है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना। एक तो उनका पोस्चर, ठीक है, कि जब वो बैठ के सही से बैठे, बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं, वो उनकी गर्दन पीछे तो नहीं जा रही है, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत आगे झुक रहे हैं तो गर्दन बहुत आगे है। उनका पोस्चर एक 90 डिग्री तो नहीं कहूँगी, पर थोड़ा सा गर्दन थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए कि वो खाना देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का पोस्चर होना चाहिए, ये करेक्ट। अब ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूँ तो है पर यूँ पूरे संकड़े हुए हैं कि गर्दन ही इतनी उनकी कंप्रेस्ड है कि चांसेस है कि वो अटक रहा हो। तो वो आपको देखना है। उनके डेंचर्स, उनके दांत, उनका ओरल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। जब वो खाना खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि खाना खाते खाते बहुत बातें कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं पर उनका ध्यान कहीं और है, तो वो अवॉइड करना है उनको। जब वो खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाना है।
पानी पी रहे हैं तो ग्लास का पोजीशन आपको देखना है कि पानी या चाय जो भी ले रहे हैं ग्लास में कप में, तो वो कैसे ले रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो रहा है कि उनका ध्यान ही नहीं है और स्लिप हो रहा है अंदर से, या एकदम फास्ट फास्ट पी रहे हैं और उलझ रहे हैं, तो उलझन नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा आपको नोटिस करना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। गीली सब्जी यानी गीला यानी लिक्विड डाइट में प्रॉब्लम आ रही है कि सॉलिड डाइट में प्रॉब्लम आ रही है। अगर लिक्विड डाइट में आ रहे हैं तो आपको चेक करना है कि कौन से टेक्सचर में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक डायरी बना सकते हैं जिसके थ्रू आप नोटिस कर सकते हैं कि हाँ भाई, जब वो लिक्विड लेते हैं तो उनको ज़्यादा उलझन होती है, जब वो खाना सॉलिड खाते हैं तो उनको ज़्यादा उलझन होती है। तो उस पर आप एक डायरी बना सकते हैं, तो जब आप डॉक्टर को कन्वे कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी। उसके अलावा आपको देखना है कि कोई और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, जैसे कि अगर वो खाना बहुत हैवी ब्रीथिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, तो आपको वो ध्यान देना होगा कि हैवी ब्रीदिंग तो नहीं हो, तो उनका ब्रीदिंग पैटर्न आपको नोटिस करना होगा कि है ना, ऐसे तो नहीं हो रहा है कि बहुत हैवी ब्रीदिंग हो रही है और उसकी वजह से वो उलझ रहे हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन, खाना खाना और ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं मैच हो रहा है, तो आप वो नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको लगे डाउट तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्चर हो गया, ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया कि वो खाना किस तरह से खा रहे हैं, उनका झुकी हुई तो नहीं है। उनकी स्पीड हमने देखी कि बहुत स्पीड में तो नहीं खा रहे हैं। कई बार स्पीड फास्ट होती है तो उलझ जाती है, कई बार स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो थक जाते हैं, खाना खाते खाते थक जाते हैं क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। तो वो भी आपको नोटिस करना होगा कि स्पीड स्लो या कम तो नहीं है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि उनका कोई डाइट में चेंज तो नहीं होगा कि पहले इतना खाते थे अब इतना सही खा रहे हैं, तो वो भी आपको नोटिस करना है कि ऐसा तो नहीं है कि इनकी डाइट कम हो गई है, तो वो आप ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि ये सारी जब इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर के पास लाएंगे, स्पीच थेरेपिस्ट के पास लाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगी, गाइड करेगी कि है ना किस तरह से आपको उनका स्वॉलोइंग प्लान बनाना है, स्वॉलोइंग थेरेपी करनी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं मेन, तो जब वो असेसमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके ओरोमोटर कैसा है, उनका है ना स्वॉलोइंग कैसा है, वो सही तो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो आधा स्वॉलो कर रहे हैं या एक बार में हो रहा है कि मल्टीपल टाइम्स लग रहा है। स्वॉलो करते हैं तो खांसी आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर खांसी आ रही है तो अच्छा है, नहीं आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि साइलेंट एस्पिरेशन हो रहा है उनको, बिना खांसी के है ना खाना अंदर जाए, तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट आपकी असेस करेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इंस्ट्रूमेंटल असेसमेंट यानी मशीन के द्वारा असेसमेंट के लिए भी रिकमेंड करेंगी। अब जब स्पीच थेरेपिस्ट या स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट को आइडिया लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, तो बेसिक स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेज है जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। मैं फ्यू आपके साथ शेयर करूँगी, फ्यू हम आपको स्वॉलोइंग थेरेपिस्ट के गाइडेंस में ही करनी होती है, तो वो हम नहीं करते। पर बेसिक घर के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जब भी आप या अगर आप पेशेंट है तो आपको भी ध्यान रखना है, अगर आप केयर गिवर है तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि पेशेंट ये सारा फॉलो करे। जब भी वो खाना खाए तो रिलैक्स होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेस में है और या फिर बहुत घाई में है कि जल्दी जल्दी खाना खा के मुझे ख़त्म करना है ये, या फिर ऑक्यूपाइड है कि भाई कुछ काम कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी वो खाना खाएं तो उनका फोकस खाने पे होना चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए, इस तरह से उनको खाना खाना है। आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि खाने की प्लेट और उनका माउथ का डिस्टेंस बहुत लंबा है, इसकी वजह से खाना नीचे गिर रहा है या खाना पहुँच नहीं रहा है बराबर से, तो आप वो डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अगर टेबल है तो टेबल के ऊपर एक छोटा सा पाटला रख सकते हैं, उसमें थाली रख सकते हैं, या थाली को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्पून से अगर वो हाथ से नहीं खा पा रहे हैं, फिंगर्स मसल्स वीक है, तो आप उनको स्पून से खिला दीजिए। बहुत सारी मॉडिफाइड स्पून आती हैं, उससे आप उनको खिला दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स हैं तो आप मॉडिफाइड स्पून का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर वो सेल्फ फीड नहीं कर पा रहे यानी आप फीड कर रहे हैं उनको, तो आपको ध्यान देखना है कि वो आप कॉन्शियस तो है, ऐसा तो नहीं है कि वो ड्राउजी है, नींद में आप उनको खाना खिला रहे हैं, वो आपकी कमांड को फॉलो कर रहे हैं, लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं कि भाई आप उनको खाना खिला रहे हो, उनको समझ है कि मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप उनको फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जब हम बेसिक एक्सरसाइज है कि समझो अगर आपको लगे कि खाना एक बार में नहीं उतर रहा है, तो आप ना मल्टीपल स्वॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया, उसको
थोड़ा जोर लगा के आपने उसको गटका सेकेंड स्वॉलो किया और फिर करके आपको खांसी खानी है। तो अगर इस तरह से जब आप मल्टीपल स्वॉलो करते हैं तो चांसेस ऑफ एस्पिरेशन यानी जहाँ पे खाना फंसने का कम हो जाता है। और जब आप कफ करते हैं उसको तो वो जितना भी अगर समझो यहाँ पे कुछ खाना रह गया है विंड पाइप में तो वो बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं कि एक बार नहीं 2 या 3 बार एक ही बाइट को स्वॉलो कीजिए और फिर खांसी खाइए, फिर दूसरा बाइट लीजिए। सेकेंड आप यूँ कर सकते हैं कि चिन टक हम बोलते हैं, जिसमें नीचे का जो जॉ होता है उसको हम पीछे धक्का मारते हैं और फिर स्वॉलो करना है। तो आपने खाना रखा, फिर पीछे धक्का मारा, एक बार चबा लिया अच्छी तरह से, फिर जब आप स्वॉलो कर रहे हैं तो पीछे थोड़ा सा गर्दन को नैरो करके, इससे क्या होता है ये नैरो हो जाएगा और फिर जोर लगा के आपको खाना नीचे उतारना है। तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी, एक बार में खाना सही उतर जाएगा। और उसके बाद आपको करके चेक खांसी खानी है ताकि कुछ भी रेमिनेंट कुछ भी खाना अटक गया हो तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सिंपल टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्वॉलोइंग को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा पेशेंट या कैरियर को ध्यान रखना है कि अगर खाना खाने के बाद उनकी आवाज़ में कोई भी आपको गीला पने से ऐसी आवाज़ जैसे कुछ लग रहा हो कि यानी कुछ फंस गया हो ऐसी आवाज़ आती है तो तुरंत उनको है ना इन्फॉर्म करना है आपके स्पीच थेरेपिस्ट को कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आवाज़ चेंज हो गई है। तो वो आपको गाइड कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने असेस किया है। ये अगर काफ़ी दिन तक कंटिन्यू होता है तो अगर आपने असेसमेंट नहीं करवाया है तो इमीडिएटली असेस करवाइए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बुखार आ रहा है, उनको फीवर आ रहा है, खाना कुछ भी अगर आपने कुछ टेक्निक यूज़ की है आपको लगा कि उनको फीवर चल रहा है तो इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना है और इन्फॉर्म करना है आपके स्पीच थेरेपिस्ट को कि फीवर आ जाता है तो क्या वजह हो सकती है। तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस वजह से फीवर आ रहा है, लंग्स इन्फेक्शन तो नहीं हो गया या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका डिनर टाइम या लंच टाइम बहुत ही हैप्पी हो जाएगा, आप इंजॉय करेंगे आपको खाने को। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।